हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज की वीडियो बेसिक उन लोगों के लिए है जो अभी अभी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से लाइनक्स के ऊपर मूव हुए हैं या मूव होना चाहते हैं, या अगर मूव हुए हैं तो उनको ज़्यादा कमांड्स का पता नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर हैं। या फिर उन लोगों के लिए जो लाइनक्स की कुछ कमांड्स को रिव्यू करना चाहते हैं। तो आज मैं 20 ऐसी कमांड्स के बारे में बात करूंगा जो लाइनक्स का बेसिक्स है, यानी जिनके बगैर आप, अगर आप वो कमांड्स नहीं आपको आती तो आप लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मूव नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारी पहली कमांड से। पहली कमांड हमारी है ls की। ls का मतलब है लिस्ट। ये क्या करता है, जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उनको लिस्ट कर देगा। जैसे ही मैं ls लिख के एंटर करूंगा तो इस वर्किंग डायरेक्टरी के ऊपर मेरे पास जितनी भी डायरेक्टरीज होंगी वो सारी शो हो जाएंगी। ये देखें, जैसे ही मैंने ls किया तो मेरे पास जितनी डायरेक्टरीज थी या फाइल्स थी वो सारी की सारी शो हो गई हैं। इसमें जो जिप फाइल्स हैं वो रेड कलर के अंदर नज़र आ रही हैं, जो डायरेक्टरीज हैं वो ब्लू कलर के अंदर नज़र आ रही हैं, जो फाइल्स हैं वो वाइट कलर के अंदर नज़र आ रही हैं। तो ये था ls का एक फीचर। ls के कुछ स्विचेस भी हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। पहला स्विच जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है ls-l। ये क्या करता है कि जितनी भी फाइल्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराता है। तो मैं इसको एंटर करके देखता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरे पास ये जो फाइल्स थी उनकी जो चीज़ें मुझे शो हो रही हैं, उनके ऊपर जो परमिशंस हैं वो शो हो रही हैं। किस यूज़र ने क्रिएट की है, उस यूज़र का ग्रुप क्या है, उस फाइल का साइज़ क्या है, किस डेट को क्रिएट हुई है, उस फाइल का नाम क्या है। तो ये सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तो ls-l बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। मोस्टली जो लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं उसको यूज़ करते हैं फाइल्स के नाम को देखने के लिए या चेक करने के लिए एक स्पेसिफिक फाइल इस डायरेक्टरी के अंदर या एक डायरेक्टरी किसी एक दूसरी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है या नहीं है। ls के अंदर जो दूसरा स्विच है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्विच है। वो ये है कि ls-a ये क्या करता है कि आपके जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर जो फाइल्स हैं वो शो कराता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये हिडन फाइल्स भी शो कराता है। देखिए, जब मैंने ls किया था तो मेरे पास सिर्फ ये कमांड्स आई थी, ये फाइल्स आई थी। लेकिन जैसे ही मैंने ls-a किया मुझे हिडन फाइल्स और फोल्डर्स भी शो हुए हैं। लाइनक्स में फोल्डर्स या फाइल्स को हिडन करने का एक तरीका है कि उनका जो नाम है उसको डॉट लगा के, डॉट से स्टार्ट करें तो फाइल्स हिडन हो जाती हैं, डायरेक्टरीज हिडन हो जाती हैं। जैसे कि ये फाइल है जेम की, इसके स्टार्ट में डॉट लगा हुआ है तो ये जो डायरेक्टरी है ये हिडन है। तो ये थी ls की कमांड। चलते हैं हम अपनी दूसरी कमांड की तरफ। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आप Ctrl+L को साइमल्टेनियसली प्रेस करें तो वो आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाती है, या फिर आप क्लियर लिख कर भी उसको एंटर कर सकते हैं। जो हमारी दूसरी कमांड है वो है ls-blk। ये क्या करती है, लिस्ट करती है ब्लॉक डिवाइसेस को। ठीक है, इसमें प्रिंट ब्लॉक डिवाइसेस भी आ जाती हैं जिनके नाम असाइंड हों, ट्री ब्लॉक भी आ सकती हैं। यानी ये ट्री लाइक फैशंस के अंदर आपको ब्लॉक्स दिखाती है। ट्री से मुराद ये है, ये एक जो आपको चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर, SDA 1 SDA 2, आगे रूट है, स्वैप है, ये एक ट्री बना हुआ है। यानी इसका जो रूट है वो ये है, आगे इसकी ब्रांचेस और सब ब्रांचेस है। तो ये एक ट्री बना हुआ है, ट्री लाइक शेप बनी हुई है। तो ls-blk ने क्या किया, ब्लॉक्स को दिखा दिया। जैसे कि मेरा मेन ब्लॉक है वो 25 GB का है, उसके अंदर जो सब ब्लॉक्स हैं उसको मैंने सब कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक 1 GB का और एक है 24 GB का। अब हमने जो 24 GB का है उसको आगे सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। तो ये एक ट्री शेप की किस्म है जिसमें इसने जितने भी ब्लॉक्स हैं उसको यहाँ पर शो कर दिया। ls-blk में भी कुछ स्विचेस हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ ls-blk-l। ये क्या करेगा कि जितनी भी ब्लॉक डिवाइसेस हैं उनके स्ट्रक्चर को लिस्ट कर देगा, लेकिन ये ट्री स्ट्रक्चर नहीं होगा।
पहले LSBLK में ट्री स्ट्रक्चर आया था, लेकिन इसमें ट्री स्ट्रक्चर नहीं है। चीज़ें सारी वही हैं, बल्कि कुछ चीज़ें कम भी हैं। इसमें माउंट पॉइंट भी है, लेकिन ट्री टाइप स्ट्रक्चर नहीं है। ये सिंपल वैसे ही चीज़ें आई हैं। अगर आप ट्री स्ट्रक्चर में देखना चाहते हैं तो सिंपल LSBL की कमांड लगाएंगे। अगर आप ट्री स्ट्रक्चर में नहीं देखना चाहते तो उसको सिंपल कमांड की सूरत में लगाएंगे। तो जो नेक्स्ट मेरी कमांड है वो है dd की। dd की कमांड क्या करती है, अगर आप किसी भी फाइल के अंदर जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ओपन करता हूँ एक फाइल beam/date की मेरे पास फाइल शायद बनी है, मैं बल्कि लिस्ट में देख लेता हूँ। ls करता हूँ तो यहाँ पर जो फाइल होगी मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये date.txt है, मैं इसको ओपन करता हूँ। मैंने इस फाइल को ओपन कर ली। यहाँ पर मेरे पास कितनी सारी डेट्स आ रही हैं। यहाँ पर मैं आई को प्रेस करने के बाद एक फ़ाइल लिखता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई लव माई कंट्री। उसके बाद मैं जो नीचे 2 लाइंस को छोड़ता हूँ, इन 2 लाइंस को मैंने डिलीट करना है, बस 2 की बजाय 3 को छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैंने स्पेस काफ़ी सारी दे दी है। उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अपना नाम। अब मैं इस फाइल को सेव करके बंद करता हूँ और दोबारा से इसी फाइल को ओपन करता हूँ। यहाँ पर जो dd की फाइल है, dd की फाइल का मतलब ये है, वो क्या करेगी, आपकी जो लाइंस हैं फाइल के अंदर उसको डिलीट करेगी। जैसे कि अब मैं ये वाली लाइन डिलीट करना चाहता हूँ, ये जो सेकंड वाली लाइन है ये, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं 2 दफ़ा डी प्रेस करूँगा तो ये फाइल, ये जो लाइन है ये डिलीट हो जाएगी। ये देखें, मैंने एंटर किया और डिलीट होगी। अब इस फाइल को मैं सेव कर दूंगा तो ये लाइन दोबारा नहीं आएगी मेरी फाइल के अंदर। मैं दोबारा से dd प्रेस करता हूँ तो ये dd से दोबारा से डिलीट होगी। यानी dd से आप किसी एक लाइन को आप डिलीट कर सकते हैं। ये पूरी लाइन चाहे जितनी भी अर्जी बड़ी हो, वो सारी की सारी लाइन डिलीट हो जाएगी। आपको बैक स्पेस से या डिलीट कर का प्रेस करके बार बार करने से उस पूरी फाइल के करैक्टर बाय करैक्टर डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पूरी जो लाइन है उसको इकट्ठा डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने इस फाइल को बंद कर दिया। अब जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है यूनेम की। यूनेम की कमांड का पूरा नाम है यूनिक्स नेम। ये क्या करती है, मशीन नेम और उस मशीन नेम से ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल से रिलेटेड जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो शो कराती है। लेकिन इसके साथ आपको एक स्विच यूज़ करना पड़ता है, वो है -a का। आप क्या करेंगे, यूनेम -a लिखेंगे। पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको कमांड पूरी नज़र आए। यूनेम -a है। ये करने के बाद मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखें मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स है, मेरा होस्ट नेम नेजियस है, मेरे पास जो लाइनक्स का कर्नल है वो कौन सा है, किस डेट को मैंने क्रिएट किया है, मेरा लाइनक्स का वर्जन कौन सा है, 64 बिट है या कौन सा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस एक कमांड से नज़र आ जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है हिस्ट्री की कमांड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। जैसे ही आप ये इस कमांड को टाइप करके एंटर करेंगे, आपने पिछले कुछ अरसे में जो भी किया होगा वो आपको सारा नज़र आ जाएगा। ये देखें, मैंने जो जो कमांड्स टाइप की हैं वो सारी की सारी मुझे यहाँ पर नज़र आ गई हैं। इसमें ये होता है कि अक्सर आप देखना चाहते हैं हिस्ट्री के किसी ने कोई गलत कमांड एंटर कर दी हो जिसकी वजह से सर्वर ख़राब हो गया हो, या कोई फाइल कोई सर्विस जो उनसी किसी ने बंद कर दी हो शरारत के तौर पर या वैसे मिस्टेकनली, तो वो आप देख सकते हैं कि किसी ने क्या चीज़ की है। या फिर आप देखना चाहते हैं किसी ने किसी फाइल में चेंजेस किए हैं, तो आपको उस फाइल की आईडी पता चल जाती है। फिर आप जाके उस फाइल में देख सकते हो कि किसी ने क्या चेंजिंग की है, या किसी ने कोई फाइल डिलीट कर दी है या कोई डायरेक्टरी डिलीट कर दी है। तो ये सारा कुछ आप हिस्ट्री की कमांड से देख सकते हो। इसके लिए एक स्विच भी है, Ctrl+R को प्लस साइमल्टेनियसली प्रेस कर दो तो आपको हिस्ट्री की कमांड में जो कुछ होता है वो Ctrl+R से आपको नज़र आ जाता है।
नेक्स्ट जो है सूडो की कमांड है। सूडो की कमांड क्या करती है, अगर आप लाइनक्स के अंदर कोई चीज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं, किसी सर्विस को स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी सर्विस को बंद करना चाहते हैं, कोई चीज़ अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, मूव या कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन आप स्टैंडर्ड यूज़र हैं तो आपके पास पूरे राइट्स नहीं है, तो आप क्या करते हैं, सूडो लिखते हैं और उसके बाद जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर wget एक इसकी पैकेज यूटिलिटी है वो इंस्टॉल करके दिखाता हूँ सूडो लिख के, ताकि आपको कंफर्म हो कि ये फाइल काम करती है। सूडो लिखने के बाद आप जो भी कमांड करेंगे वो आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या लाइनक्स की अगर ज़ुबान में बोलें तो एज ए रूट आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप स्टैंडर्ड यूज़र है तो। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है mkdir। ये कमांड क्या करती है, रूट एक डायरेक्टरी क्रिएट करती है। आप किसी पाथ पे जाकर भी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, आप वैसे भी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं जिस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अपने नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ mkdir, आगे मैंने डायरेक्टरी का नाम लिख दिया, उसके बाद मैं एंटर कर दूंगा तो ये एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं ls की कमांड करूंगा तो मुझे उमर नाम की डायरेक्टरी ब्लू कलर में नज़र आनी चाहिए। यहाँ पर देखें ये एक डायरेक्टरी है तो इसलिए ब्लू कलर में नज़र आई है, ये एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट जो कमांड है वो है टच की। ये क्या करती है कि ये फाइल्स को क्रिएट करती है। ठीक है, पहले mkdir थी, उसने डायरेक्टरी को क्रिएट किया था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल को क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं उमर के अंदर उमर की डायरेक्टरी के अंदर जाकर, बल्कि यहीं पर ही क्रिएट कर देता हूँ, उमर के नाम से फाइल क्रिएट कर देता हूँ। इसको जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरे नाम की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी और मैं लिस्ट करके देखता हूँ उमर नाम की कोई फ़ाइल क्रिएट हुई है या नहीं। तो ये जैसे ही मैं एंटर करूँगा मुझे वाइट कलर में उमर नाम की फ़ाइल नज़र आनी चाहिए। तो ये एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। मैं इसको एक टेक्स्ट फाइल के तौर पर देखता हूँ .txt। अब देखते हैं कि ये कमांड नज़र आती है या नहीं आती। यहाँ पर देखें मुझे मेरे नाम की फ़ाइल क्रिएट हुई नज़र आ गई। ये एक टेक्स्ट फाइल है। पहले जो मैंने फ़ाइल क्रिएट की थी वो इस तरीके से क्रिएट नहीं होती क्योंकि मैंने उसके साथ एक्सटेंशन नहीं लगाई थी। तो ये एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अगर आप वैसे उस तरह की फाइल्स को क्रिएट करना चाहते हैं जैसे मैंने पहले लिखी, टच के बाद उम्र लिखा और वो क्रिएट नहीं हुई, उस तरह की अगर आप फाइल्स क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टच एडिटर नहीं, आपको VI या विम एडिटर या नैनो एडिटर इनमें से कोई यूज़ करना पड़ेगा। इनमें से एक दो एडिटर तो बाय डिफ़ॉल्ट है, कुछ आपको इंस्टॉल करना पड़ते हैं। उसमें यह है कि एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है लेकिन उसको आपको बाद में सेव करना पड़ता है। तो ये थी मेरी नेक्स्ट कमांड। अब हम चलते हैं अगली कमांड की तरफ, वो है चेंज मोड की कमांड। यहाँ पहले मैं आपको पिछली एक कमांड्स को यूज़ करके चेंज मोड की कमांड का फ़ायदा बता देता हूँ। मैं करता हूँ ls-l। यहाँ पर देखिए मैंने umar.txt की फ़ाइल बनाई थी, जो इसके ऊपर जो परमिशंस है वो देखें क्या है। चेंज मोड की कमांड क्या करती है कि किसी फाइल के ऊपर परमिशन को चेंज करती है। यहाँ पर जो लेटर्स लिखे हैं इसमें R का मतलब है रीड, W का मतलब है राइट और X का मतलब है एग्जीक्यूट। तो इसमें ये होता है कि अगर आपके पास रीड राइट और एग्जीक्यूट की जो परमिशन अगर सारी हो तो आप उस फाइल के अंदर सब कुछ कर सकते हैं। उसमें एडिट कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ रीड ओनली की ऑप्शन है तो आप उस फाइल को सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हम चेंज मोड की कमांड की मदद से क्या करते हैं कि उसकी जो परमिशन है उसको ज़्यादा करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो मैंने उमर नाम का फोल्डर डायरेक्टरी क्रिएट की थी उसके पास ज़्यादा परमिशंस है इस फाइल की निस्बत। तो मैं क्या करता हूँ, चेंज मोड की कमांड से इसकी परमिशंस को ऐड करता हूँ। परमिशंस में ये है कि आपके पास
1, 2 और 4, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, रीड 1, राइट 2 और एग्जीक्यूट 4, इन तीनों को मिला के 7 बनता है। तो मैंने ये सारी जो परमिशन थी वो लिख दी हैं कि यूज़र को क्या परमिशन मिलेंगी, उसके ग्रुप को क्या परमिशन मिलेंगी। ये सारी परमिशन लिख के मैं उस फाइल का नाम लिख देता हूँ। अब ये जो मैंने फाइल को परमिशंस दी हैं, इसकी जो परमिशंस हैं वो जब मैं ls-l करूँगा तो मुझे चेंज हुई नज़र आनी चाहिए। यहाँ पर देखें umar.txt की फ़ाइल जो है उसको ज़्यादा परमिशन मिलने की वजह से उसका एक तो उसका कलर ग्रीन हो गया और उसकी परमिशंस देखें यहाँ पर चेंज हो चुकी हैं, रीड राइट और एग्जीक्यूट की। जब ऊपर हमने देखा था इसके पास एग्जीक्यूशन की जो ऑप्शन थी वो नहीं थी। अब मैं इसी फाइल को किसी और परमिशन कोई और परमिशन देकर देखता हूँ कि उससे क्या होता है। मैं इसकी रीड की परमिशन को ख़त्म कर देता हूँ। ये मैंने एंटर किया, दोबारा से ls-l करूँगा तो ये आप देखें मेरे यहाँ से एग्जीक्यूशन की ऑप्शन ख़त्म हो गई है। यहाँ पर देखें क्या थी एग्जीक्यूशन की ऑप्शन, वो अब नहीं है। इसमें जो नंबर है जो मैंने पहले 777 लिखा था उसमें जो रीड के लिए परमिशन है वो है 4, राइट के लिए 2, एग्जीक्यूशन के लिए है 1। लेकिन जब आप इनको सम करेंगे तो 7 है। अब यहाँ पर देखें मैंने 666 लिखा है, इसका मतलब है लास्ट वाली जो परमिशन 1 है एग्जीक्यूशन की वो इसके पास नहीं है, ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकती फाइल। और अगर मैं इसकी परमिशन कुछ और करता हूँ, मैं यहाँ पर पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, जो इस फाइल की परमिशन है वो कर देता हूँ 711। तो अब आप देखें उसकी परमिशंस चेंज हो चुकी हैं, जो पहले थी अभी वो नहीं है। वो ही करनी है तो मैं इसकी परमिशन कुछ और करूँगा। ये परमिशन जैसे जैसे आप कोड चेंज करते जाते हैं हर फाइल की परमिशन उसके राइट्स चेंज होते जा रहे हैं। देखिए अब मैंने जो किया है परमिशंस दी हैं ये सेम वैसी ही हो गई हैं पहले जैसी। तो ये एक तरीका था जिसकी मदद से आप किसी फाइल्स के ऊपर जो परमिशंस लगी हैं उनको चेंज कर सकते हैं, उसका मोड चेंज कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट कमांड है chown की। chown की कमांड क्या करती है, किसी फाइल की ओनरशिप चेंज करती है। जैसे कि मैं यहाँ पर chown लिखता हूँ, मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जो मेरा करंट यूज़र है वो उमर है, लेकिन मैं उसकी जो ओनरशिप है चेंज करना चाहता हूँ। उमर फाइल का नाम है या डायरेक्टरी का नाम है। तो इसकी जो ओनरशिप है फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ये एक ABC यूज़र ने बनाया और मैं चाहता हूँ कि ये रूट यूज़र को मिल जाए, तो यहाँ पर रूट और नेक्स्ट भी रूट लिखेंगे। या फिर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ABC नाम की कोई फाइल है वो उमर यूज़र को मिल जाए, तो यहाँ पर chown के बाद 2 दफ़ा ये उमर आएगा, उमर कोलन उमर और आगे उस डायरेक्टरी का नाम। ये करने के बाद आप एंटर करेंगे तो आपकी फ़ाइल की ओनरशिप, आपकी डायरेक्टरी की ओनरशिप चेंज हो जाएगी। यानी इसका जो मालिक है इस डायरेक्टरी का मालिक अब रूट हो जाएगा। जैसे मैंने ls-l किया, ये मेरी उमर नाम की डायरेक्टरी है। अब देखें इसका ओनर क्या है, रूट। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका यहाँ पर कुछ और यूज़र बनाकर उसका ओनर कुछ और कर दूँ तो वो उसकी ओनरशिप चेंज हो जाएगी, तो वो रूट के अंदर नहीं रहेगा, वो उस एक स्पेसिफिक यूज़र की ओनरशिप में चला जाएगा, उसका मालिक यानी अब वो वाला यूज़र हो जाएगा। तो ये कमांड सिंपल सी कमांड है जिसमें chown के बाद आपने उस यूज़र का नाम लिखना है कोलन के साथ 2 दफ़ा, जिस यूज़र को आप उस डायरेक्टरी की ओनरशिप देना चाहते हैं। उसके बाद आपने उस डायरेक्टरी का नाम लिख देना है। तो ये थी एक अगली कमांड, एक यूज़फुल कमांड है ये। बहुत सारे जो लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं जब वो किसी सर्वर की इंस्टॉलेशन करते हैं तो उन्हें यूज़र्स को परमिशंस देनी पड़ती हैं, किसी एक ड्राइव की एक्सेस देनी पड़ती है, तो वो चीज़ों की ओनरशिप इसी तरह चेंज करते हैं।
नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है एपीटी की। एपीटी की कमांड क्या करती है कि ये किसी सॉफ्टवेयर को या पैकेज को इंस्टॉल करना हो या फिर आपने अपडेट करना हो, तो उसके लिए जो सा आप यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ एपीटी डैश गेट इंस्टॉल wget। मोस्टली ये जो कमांड है ये यूबंटू फ्लेवर के अंदर इस्तेमाल होती है। एपीटी डैश गेट की जो कमांड है वो यम सेंटोस 7 के अंदर या 6 के अंदर या किसी दूसरे सेंटोस फ्लेवर के अंदर बहुत कम इस्तेमाल होती है, क्योंकि सेंटोस के अंदर इंस्टॉलेशन के लिए अपनी एक कमांड है वो है यम। तो एपीटी डैश गेट की जो कमांड है वो मोस्टली जो सा यूबंटू फ्लेवर के अंदर आती है। तो जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे इंस्टॉल करना शुरू कर देगा wget को। क्योंकि मेरे पास ये सेंटोस मशीन है, इसके अंदर ये कमांड आपको खुद से इंस्टॉल करनी पड़ती है यम से। तो मेरे पास क्योंकि यहाँ पर यम है, पहले मैंने आपको इंस्टॉल करके भी दिखाया यम रेपोजिटरी, तो मैं यम की मदद से इंस्टॉल करूँगा। लेकिन अगर आप यूबंटू फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं तो आपको एपीटी डैश गेट इस्तेमाल करना पड़ेगा यम की बजाय। वहाँ पर यम वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैं सेंटोस 7 का मेरा फ्लेवर है, तो इस वजह से मैं जो सा एपीटी गेट को बाय डिफ़ॉल्ट जो सा यूज़ नहीं कर सकता। इसकी मदद से आप अपडेट भी कर सकते हैं, एपीटी डैश गेट अपडेट। जैसे कि मैं ये कमांड लिख के एंटर करूँगा तो क्या होगा कि मेरे सेंटोस 7 का जो वर्जन है उसमें जो डिपेंडेंसीज की अपडेट्स हैं, यानी अगर कोई मेरे पास पुरानी डिपेंडेंसी इंस्टॉल है तो जैसे ही मैं ये करूँगा मेरे पास न्यू डिपेंडेंसीज आ जाएंगी वो इंस्टॉल भी हो जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है टार की। टार की कमांड क्या करती है, टार की जो फुल फॉर्म है वो है टेप आर्काइव। ये क्या करती है, जो फाइल्स हैं उनको आर्काइव करने की के लिए यूज होती है। जैसे कि मैं करता हूँ टार -z xvf, आगे जो भी मेरे पास आर्काइव फाइल होगी या जो जिप फाइल होगी उसको मैं इंस्टॉल करना चाहूँ और अनजिप करना चाहूँ, तो वो उसके लिए है कि मैं टार -xzvf, उसके आगे जो भी मेरी फाइल का नाम होगा मैं वो लिख दूंगा abc.tor.gz। तो अगर मेरे पास इस नाम की कोई फाइल पड़ी हुई है, जिप फाइल या आर्काइव फाइल, जब मैं ये कमांड यूज़ करूँगा तो वो फाइल उसकी डायरेक्टरी बन जाएगी, वो अनजिप होके आपको एक डायरेक्टरी की शक्ल में नज़र आएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखें, टार फाइल वो रिमूव नहीं होगी, आपको अलग से एक डायरेक्टरी उस नाम की मिल जाएगी। यानी जो टार की फाइल वो वैसे ही पड़ी रहेगी, तो उस टार की फाइल के अंदर जो डायरेक्टरी होगी या जो फाइल होगी वो आपको अलग से उसी डायरेक्टरी के अंदर नज़र आ जाएगी। तो ये थी एक इम्पोर्टेंट कमांड टार की। नेक्स्ट जो कमांड है वो है cal। ये कैलेंडर की कमांड है। ये कमांड जो सी है ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं डेट को, आज की डेट या किसी पुराने किसी साल की डेट को देखना चाहते हैं तो वो आपको नज़र आ जाती है। जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ 1991 के अगस्त महीने को, तो मैं क्या करूँगा CL, उसके बाद मैं लिखूँगा मंथ जो भी है और उसके बाद ईयर, उसके बाद एंटर कर दूंगा। तो 1991 का जो अगस्त महीना है उसकी डेट्स मुझे यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। अगर मैं फ्यूचर के किसी साल का देखना चाहता हूँ कि अगस्त महीना 2991 में उसमें कौन से दिन को क्या तारीख, किस तारीख को क्या दिन होगा, तो जैसे मैं ये लिखूंगा तो वो भी आ जाएगा। यानी आप किसी पुराने या नए साल का कैलेंडर किसी भी मंथ का आप देख सकते हैं। इसी तरह कैलेंडर से रिलेटेड ही एक कमांड है डेट की। डेट की कमांड क्या करेगी, आज की डेट शो करा देगी, जो भी ये डेट है, और टाइम भी उसके साथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक स्पेसिफिक डेट सिस्टम की सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं डेट डैश डैश सेट इक्वल साइन
मैं कोई एक डेट रख लेता हूँ 16। उसके बाद मैं मंथ कुछ भी रख सकते हैं, मैं मई का मंथ रख लेता हूँ, 2013 का करना चाहता हूँ या 14 का। और मैं टाइम भी चेंज करना चाहता हूँ। तो ये कमांड क्या करेगी, जो मेरे सिस्टम का जो टाइम है उसको इससे रिप्लेस करा देगी। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सिस्टम का टाइम ये हो जाएगा। अगर आप दोबारा से चेंज करेंगे तो आप, अगर आप रीसेंट टाइम के ऊपर दोबारा से जाना चाहते हैं तो आज का जो नया टाइम होगा वो लिखेंगे, तो आपके पास दोबारा से वो टाइम आ जाएगा। इसको मैं करके देखता हूँ। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही मैंने ये किया मेरी डेट चेंज होगी। अब अगर मैं दोबारा से डेट लिखता हूँ, तो मैंने 16 मई की डेट लिखी थी, आप देखें मेरे पास 16 मई की ही 2013 की डेट आ रही है। तो अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ, जैसे कि मैं कुछ नई आज की डेट करना चाहूँ या कुछ नया लिखना चाहूँ, तो मैं वो करके देखता हूँ कि वो चेंज होती है या नहीं होती। मैंने एक नया टाइम लिखा है, जैसे ही मैंने चेंज किया आज की डेट मुझे उसने शो करा दी। यानी ये डेट की कमांड भी आप वर्क करती है। आप अपने सिस्टम का जो डेट और टाइम है अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है कैट की। कैट का मतलब होता है कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब है कि आपके पास अगर दो या उससे ज़्यादा फाइल्स हैं, उन सब का रिजल्ट आप एक फाइल में देखना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं दो फाइल्स क्रिएट करता हूँ। तीन फाइल्स यहाँ पर मैंने क्रिएट की हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वी आई एडिटर की मदद से ये सारी फाइल्स को ओपन करके उनमें कुछ ना कुछ लिखता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ 1, ये मेरी फाइल 1 है। इसमें मैंने 1 लिखा और उसको सेव करा दिया। अब मैं बी के अंदर लिखता हूँ 2। इसको मैंने फाइल ओपन किया, एडिट किया, सेव किया और बंद कर दिया। इसके अंदर मैंने 2 लिखा है। अब जो तीसरी फाइल है मेरी c.txt, इसके अंदर मैं गया, इसके अंदर मैंने 3 लिखा, इनको मैंने सेव कर दिया। अब इन तीनों फाइल्स को मैं कैट की मदद से ओपन करता हूँ। कैट, और उसके बाद जो मैं क्या करूँगा, मैं ये साइन यूज़ करूँगा। abc.txt जो न्यू फाइल मेरी होगी उसका नाम लिखता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास तीनों फाइल्स का डाटा जो है abc.txt में शो होना चाहिए। ठीक है, मैं अब क्या करता हूँ, मैं वी आई एडिटर से इस फाइल को ओपन करके देखता हूँ मेरे पास किस शक्ल में डाटा आता है। यहाँ पर देखें, जैसे मैंने ओपन किया मेरे पास पहली फाइल का डाटा सबसे पहले, दूसरी फाइल का उसके बाद, तीसरी फाइल का उसके बाद, यानी तीनों फाइल्स आपस में मर्ज हो चुकी हैं एक अलग फाइल में। तीनों फाइल्स का डाटा एक फाइल के अंदर आ चुका है, यानी तीनों फाइल्स ज्वाइन होकर एक फाइल बना चुकी है नई। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कमांड थी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। जो मेरी नेक्स्ट कमांड है वो है cp की। cp की कमांड क्या करती है, एक फाइल के जो कमांड क्या करती है, कॉपी करती है। ये क्या करती है, फाइल को कॉपी करती है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास, मैं लिस्ट करके देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास उमर नाम का एक फ़ोल्डर है। मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ cd की कमांड से, यहाँ पर जाके मैं लिस्ट करता हूँ। ये देखें मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं इस फोल्डर से बाहर आता हूँ। अब मैंने क्या करना है, मैं cp की कमांड से a.txt को उमर में कॉपी करना चाहता हूँ। उमर नाम की
जो मेरी डायरेक्टरी है उसके अंदर मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये मेरी फ़ाइल कॉपी हो गई है। अब मैं आपको पहले एलएस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए a.txt पड़ी हुई है, ये मैंने कॉपी कराई है। a.txt यहाँ पर भी पड़ी रहेगी और उमर के जो फोल्डर है उसके अंदर जाकर भी पड़ी रहेगी। जैसे ही मैं चेंज डायरेक्टरी करके उमर में गया, यहाँ पर देखूँगा मेरे पास a.txt यहाँ पर भी शो हो रही है। यानी इसने मेरी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर दिया, लेकिन जो ओरिजिनल फाइल है वो अपनी जगह पर मौजूद है। नेक्स्ट कमांड है mv की। mv की कमांड क्या करती है, मूव करती है। अब मैं क्या करता हूँ, b.txt की फाइल मेरे पास यहाँ बनी हुई थी, मैं इसको उमर के फोल्डर के अंदर मूव कराता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये मेरी फाइल मूव हो जाएगी। अब मैं ls करके देखता हूँ, यहाँ पर देखें a के बाद c आ गया। मेरी कमांड जो सी है यहाँ से अब ख़त्म हो चुकी है, वो मूव कर चुकी है। यहाँ पर मेरी ओरिजिनल फाइल अब नहीं पड़ी। तो जैसे ही मैं उमर के अंदर जाता हूँ, वहाँ जाकर देखूँगा तो मेरे पास मेरी फाइल यहाँ पर मूव होकर आ चुकी है। तो ये थी मूव की कमांड। अब नेक्स्ट जो कमांड है मेरी वो है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि मैं कौन सी डायरेक्टरी में बैठा हूँ। जैसे कि मैं अभी उमर की डायरेक्टरी में हूँ, लेकिन ये मेरे पास कितना बड़ा पाथ है मुझे नहीं पता। ये हो सकता है किसी एक डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी के अंदर जाकर हो। तो मैं pwd की कमांड लिखूँगा तो ये मुझे सारा पाथ दे देगा कि मैं रूट डायरेक्टरी के ऊपर एक उमर नाम की डायरेक्टरी है उसके अंदर अभी मौजूद हूँ। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, pwd का मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। नेक्स्ट जो मेरी कमांड है वो है cd की। cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। अभी देखिए मैं अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाता हूँ। मैं रूट के ऊपर बैठा हूँ और मैंने उमर के अंदर जाना है। तो मैं क्या करूँगा, cd स्पेस आगे उस डायरेक्टरी का नाम, या अगर कोई पाथ बड़ा है जैसे कि ऊपर मैंने दिखाया था तो उसी तरह आप पूरा पाथ लिख देते हैं। जैसे आप पाथ लिखेंगे आप उस डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं, वहाँ पर आप pwd लिखेंगे तो आपको वो पूरा का पूरा पाथ नज़र आएगा। तो ये आज की मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने 20 बेसिक्स कमांड्स की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाई है कि आप किस तरह लाइनस की जो बेसिक कमांड्स हैं उनको आप सीख सकते हैं। तो ये मेरी बेसिक वीडियो थी उन लोगों के लिए जो अभी लाइनस के ऊपर शिफ्ट हुए हैं या जिनको इन बेसिक कमांड्स का नहीं पता या जो शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ये उनके लिए वीडियो थी। उम्मीद है कि आप सबको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरी इस वीडियो से कुछ सीखा भी होगा। अगर आप इसी तरह की मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपको मसूल हो।